नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बरसात का मौसम है तो बारिश होगी। बाढ़ भी असामान्य नहीं है, न ही असामान्य है जल भराव या जल जमाव। पर जो असामान्य है वो ये कि बादल बरसने की जगह फटने लगे। जो असामान्य है वो ये कि लाखों साल का कीर्तिमान तापमान तोड़ने लगा है। जो असामान्य है वो ये कि नदियों का बढ़ता जलस्तर जैसे ये उद्घोष करता है कि जगह हमारी है, इसे खाली कर दो। आज इंसानों के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्या पर पेश है श्वेत पत्र। बस एक बारिश में आधुनिक से आधुनिक शहर क्यों डूब जाता है? देखते ही देखते एक पूरी नदी कैसे छलक उठती है। अभी ये सिर्फ ट्रेलर है। असल में अभी जिस तरह की स्थिति इस जुलाई में हुई है, इससे भी भयावह स्थिति आगे आने वाले वर्षों में हो सकती है। बरसने की जगह क्यों फटने लगे हैं बादल? आखिर पूरी दुनिया में पृथ्वी और प्रकृति का इतना भयावह रूप क्यों है? मूसलाधार बरसात जैसे सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है। अब ये हो गई है स्थिति कि अब केवल मानसून जब आने वाला है तो मानसून के सेशन के लिए ही तैयारी नहीं करनी होगी, आपको थ्रू आउट ईयर इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। यमुना, हिंडन, व्यास, गंगा सब प्रलयंकारी रूप में। एक नहीं, दो नहीं, लाखों सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। 1.25 लाख साल का ये सबसे गर्म जुलाई का महीना है। ऐसी चेतावनियां दशकों से दी गईं, पर क्या अब भविष्यवाणियों के सच होने का समय आ गया है? मॉनसून के इस भयंकर रूप के आगे बड़े बड़े शहरों की प्लानिंग बेकार हो रही है। श्वेत पत्र में आज बेहद महत्वपूर्ण सवालों की पड़ताल करेंगे। शहरी बाढ़ का कारण क्या है? बादल क्यों फटने लगे हैं? नदियां क्यों शहरों को पानी पानी करने लगी हैं? क्या इसे बदलने का कोई तरीका है? क्या शहरों की प्लानिंग मौसम के अनुरूप अब बदलनी होगी? मेरे पीछे जो ये धारा आप देख रहे हैं, ये हिंडन नदी की धारा है। कहते हैं 1978 में पिछली बार यहाँ पर इतना आवेग नजर आया था नदी में, उससे पहले कभी ऐसा रहा नहीं था। ये भी जो पानी चढ़ा तो वहां सड़क तक और लोगों को उसके ऊपर जाकर रहना पड़ा था। दरअसल हिंडन नदी की जो स्थिति है बहुत विकट है, इसीलिए क्योंकि इसके पूरे किनारों पर जो बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, उनसे जो रासायनिक कचरा निकलकर इस नदी में आया, उस कारण इस नदी का जो अस्तित्व है वही खत्म होता गया। लेकिन सवाल उठता है कि फिर ऐसी नदी जिसकी धाराएं ही बिल्कुल सक्रिय हो गई थी, उसमें इतना उफान कैसे आया कि वो रिहायशी इलाकों तक में एक रौद्र रूप दिखाने लगे? सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि हिंडन नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। ये दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा। सैकड़ों गाड़ियां पानी में ऐसे तैर रही थी मानो कोई खिलौना हो। हिंडन नदी का पानी घरों, खेतों, खलिहानों तक आ गया। हालत ये हो गई कि हिंडन की बाढ़ से 10 गांव के 5000 घर डूब गए। करीब 7000 लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई।
3000 लोगों को राहत शिविरों में ले जाना पड़ा। बाढ़ में 100 से अधिक मवेशी बह गए। यहाँ पर कितना पानी आ गया था जी? यहाँ पे कम से कम इस जगह 5 फुट पानी आ गया था। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? जी कभी नहीं आया। कभी देखा था यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं देखा कभी। क्या क्या तो सब कुछ बह गया है आपका? यहाँ पे जी मेरा तो कुछ नहीं रहा। मेरा तकाट, मेरे बर्तन, मेरा बिस्तर, मेरा खाने बनाने का बर्तन भांडा जो भी है सब बह गया है। यहाँ तक कि मेरा स्थान भी बैठ गया हुआ है। सब टूट गया इनका स्थान भी, सारा चीज बह गई। कभी इससे पहले क्या होता था कि हिंडन नदी को कभी इस तरीके के रूप में किसी ने देखा ही नहीं था कि नदी जैसी भी नहीं दिखती थी, लेकिन अब ये यानी बस पानी बढ़ गया इसमें मैडम। हाँ, 78 के बाद पहली बार देखा है हमने। पहले सन 78 में तो कोई बाढ़ आई थी, उसके बाद अब देखा है हमने। हिंडन नदी बरसाती नदी है, यानी ये बारिश के पानी की मदद से बहने वाली एक नदी है जो सहारनपुर के पास निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। 300 किलोमीटर लंबी हिंडन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर होते हुए दिल्ली के पास यमुना में मिल जाती है। हिंडन का बेसिन क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिंडन के बढ़ते जल स्तर से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे गाजियाबाद और नोएडा सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इससे पहले 1978 में हिंडन नदी में बाढ़ आई थी। घर तो बहुत ज्यादा प्रभावित है जी। 2-4 घर तो गिर चुके हैं नदी किनारे। टेंशन तो है ही, जो था इंसान ने यहाँ लगा दिया उम्र भर का कमाई, अब कहाँ जाएंगे? परेशानी तो पूरी है। कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई नहीं आता, सिर्फ पुलिस वाले आते हैं, बस अपने देख दाख के चले जाते हैं, घर खाली कर दो बस। अब मेरे हाथ पैर भी सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा और भारत की दूसरी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। हिंडन नदी में लगातार औद्योगिक कचरा डाले जाने से ऑक्सीजन की मात्रा 2 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर ही रह गई है, जो बहुत ही कम है। एक स्वस्थ नदी में ऑक्सीजन का स्तर 60 लाख मिलीग्राम प्रति लीटर या ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर ये नदी प्रदूषण से खत्म होने की कगार पर थी तो कैसे इसने आसपास बसने वाले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नदियों की स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर आप देखें तो नदियों के आसपास जिस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरह नदियों में सैंड माइनिंग हो रहा है, नदियों की स्थिति मॉनसून के महीनों में बाढ़ग्रस्त हो जाती है। और इस कारण से जिस तरह का इंक्रोचमेंट और डेवलपमेंट नदियों के आसपास हुआ है, वो भी एक मुख्य बिंदु है नदियों के उफान के लिए। कई सालों में हिंडन नदी के फ्लड प्लेन में 6000 से ज्यादा अवैध निर्माण हुए। हिंडन नदी से गुजरते मेट्रो, फ्लाईओवर और रैपिड रेल बनने के दौरान कच्चे रास्ते बनाए गए थे, जिसका कई टन मलबा यहीं पड़ा रह गया। जल्दबाजी में नदी की सफाई के लिए मजदूर उतारे गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, जो नदी के ऊपर उग रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे नदी पर तैर रहे हैं। ये वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी भी इसे कहा जाता है। और बहुत बड़ी मात्रा में आप देखेंगे कि नदी पर या नहर पर ये जलकुंभी रहता है। अब जानकारों के अनुसार जब बहुत बड़ी मात्रा में ये उग आते हैं तो उसकी वजह से कई दफा जो नदियां हैं अपना बहाव भी बदलती हैं। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि ये नदियों का रास्ता रोक देते हैं, जल स्रोत का रास्ता रोक देते हैं। और हिंडन नदी में आई बाढ़ का एक बड़ा कारण इस वाटर हाइसिंथ को भी बताया जा रहा है। ये वो पौधे हैं जिन्होंने 50 देशों की कई पानी की झीलों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इनको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। जानकारों की माने तो हिंडन का जल स्तर बढ़ने का एक कारण इसके ऊपर तैरने वाले पौधे वाटर हाइसिंथ भी हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन हिंडन पर तैरने वाले इन हाइसिंथ को हटाने का काम तेजी से कर रहा है। हाइसिंथ ऐसे पानी पर तैरने वाले पौधे होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आमतौर पर इनकी पत्तियों में मौजूद छिद्रों से पानी निकल जाता है, लेकिन जब ये किसी मानव निर्मित स्ट्रक्चर के पास आते हैं तो भारी तादाद में जमा हो जाते हैं और नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक देते हैं। देखिए, वाटर हाइसिंथ के कारण बहुत सारे नदी और नालों में
इस बार बहुत समस्या हुई है, क्योंकि ये पानी में अवरोध लाता है। एक तरह का एक बहुत ही एक फास्ट मल्टीप्लाइंग एक वेजिटेशन है, जो कि आप हिंडन में भी देखें, चाहे वो यमुना में देखें, तो वो बहुत जल्दी बढ़ता है और वाटर हाइसिंथ के कंट्रोल के ऊपर बहुत ही कम काम जो है सरकार करती है। तो नदी का या फिर एक नाले का जो एक स्वाभाविक प्रवाह है, उसमें अवरोध आता है, और जब फ्लड जैसी स्थिति आती है, बाढ़ जैसी स्थिति आती है, तो इस अवरोध के कारण पानी का जो नेचुरल फ्लो है, निकासी है, या जो एक्चुअल ड्रेनेज है, वो ब्लॉक होता है, जिसके कारण बैक फ्लो भी होता है और साथ ही साथ नदी और नालों का पानी बाहर एरियाज में भी फैलता है। जानकारी के अनुसार ये हाइसिंथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि नदी के बहाव को पूरी तरह भी रोक सकते हैं। पानी की सतह पर ये इस तरह से फैल जाते हैं कि पानी के नीचे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती और नदी के दूसरी जलीय जीवन खत्म हो जाता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित होती है। सन 78 के ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान के तहत हम अभी भी चल रहे हैं, तो 78 की आबादी और 2023 की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरह का अर्बनाइजेशन और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, जिससे पानी का अपना बहाव, पानी का जमीन के अंदर जाने की क्षमता सब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि नदियां उफान पे हैं और नदियां अपने पुराने रास्तों पे जा रही हैं। 1 एकड़ में फैला वाटर हाइसिंथ अगर सड़ता है तो 1 साल में कम से कम 500 टन कचरा पानी में जमा कर सकता है। जरा सोचिए, इतना कचरा अगर नदी में हो तो वो पानी के फ्लो को यकीनन बाधित करेगा। वाटर हाइसिंथ एक तरह से पानी के अंदर एक प्राकृतिक बांध बना सकते हैं। इस बार यमुना नदी के जलस्तर ने सालों दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रह रहकर जो यमुना नदी है वो खतरे के निशान तक पहुंचती है, उसे पार करने का खतरा हमेशा बना रहता है। दरअसल अगर हम दिल्ली की परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पर बाढ़ आने या फिर यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने के कई कारण होते हैं। जरा सी बारिश और दिल्ली गले तक डूब जाती। आईटीओ डूब जाता है, मिंटो ब्रिज डूब जाता है, कनॉट प्लेस, लक्ष्मी नगर, लाल किला सब डूब जाते हैं। इस बार जो बाढ़ आई, 45 साल में दिल्ली ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। यमुना किनारे बसी देश की राजधानी में जैसे जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ता है, दिल्ली के लोगों की धड़कनें बढ़ती हैं। घर डूबते हैं, दुकानें डूबती हैं, गाड़ियां तैरने लगती हैं, लेकिन दिल्ली जैसा बड़ा शहर, उसका ये हाल क्यों हो जाता है? दरअसल कम समय में भारी बारिश एक वजह है जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ता है। हालांकि इतना ही पानी अगर लंबे समय में गिरे तो नदी इतना खतरनाक रूप अख्तियार नहीं करेगी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने का एक बड़ा कारण दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के हथिनी कुंड बराज से पानी छोड़ा जाना है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार हथिनी कुंड से दिल्ली पानी पहुंचने में अब 2 से 3 दिन का समय ही लगता है, जो पहले के मुकाबले काफी कम है। ये भी समझने की जरूरत है कि दिल्ली में 60% पानी की आपूर्ति भी हथिनी कुंड बराज से ही होती है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ के आने का एक कारण यमुना किनारे गाद का जमा हो जाना है। गाद जमने से नदी का तल ऊंचा हो गया है, जिससे पानी नदी से बाहर निकल आता है। वजीराबाद से ओखला के बीच दिल्ली में 22 किलोमीटर के रास्ते पर 25 पुल बने हैं, जो पानी के बहाव को रोकते हैं, जिससे नदी में गाद का स्तर बढ़ता है और पानी के नीचे रेत के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। ये रेत के टीले भी पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार अतिक्रमण के कारण कुदरती ड्रेनेज सिस्टम पर असर पड़ा और वो पतले हो गए।
तमाम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के जो पिछले कुछ दशकों में यमुना के आसपास हुए हैं, उसने यमुना का अपना जो फ्लड मैनेजमेंट एक कैपेसिटी था उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। 30 से ज्यादा ब्रिजेस हैं और फ्लाईओवर्स हैं, चाहे वो रेल ब्रिज हो या सड़क ब्रिज हो, जो यमुना के बीचों बीच बनाया गया है। तो इन सब कारणों से यमुना का जो नेचुरल फ्लड मैनेजमेंट कैपेसिटी है वो डिट्यूरेट हुआ है। साथ ही साथ फ्लड प्लेन्स और वेटलैंड्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसके कारण हमने ये बाढ़ जैसी स्थिति देखी है। दिल्ली में पानी भरने की एक वजह यहाँ का पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। दिल्ली के लिए ड्रेनेज के लिए जो प्लान 1976 में बनाया गया था वो आज भी जारी है, जबकि इसे महज 20 सालों के लिए तैयार किया गया था। तब दिल्ली की आबादी 25 लाख के करीब हुआ करती थी। आज ये आबादी बढ़कर 2 करोड़ से कहीं अधिक हो गई। ड्रेनेज सिस्टम है उसकी आयु काफी हो चुकी है, और वो जब बना था तो वो जनसंख्या और आज की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रही। दूसरी स्थिति ये है कि इस बार तो विपदा अलग प्रकार की थी। इस बार विपदा इस प्रकार की थी कि जितना इस बार 154 mm और गुड़गांव में 160 mm तक पहुंच गया, तो ये चीज तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। इसके लिए आप सही मायने में न तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, न आपका माइंडसेट तैयार था। दिल्ली में 28 बड़े नाले हैं जो यमुना में खुलते हैं, लेकिन नदी किनारे अतिक्रमण हो जाने से ये भी बाधित हो गए हैं। नए ड्रेनेज सिस्टम के लिए नए मास्टर प्लान की आवश्यकता है। ऐसे में 11 अलग अलग विभागों को एक साथ काम करना होगा। इनमें इरिगेशन, फ्लड, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट और अर्बन डेवलपमेंट जैसे विभाग शामिल हैं। और जब तक इन कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, दिल्ली इसी तरह डूबती रहेगी। जब आप प्लान बनाते हो तो प्लान में एक दूरदर्शिता होनी चाहिए कि भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद पॉपुलेशन का प्रेशर या बाकी प्रेशर, व्हीकल्स का प्रेशर किस प्रकार का उसका इम्पैक्ट डालेगा, और वो उसको दूरदर्शी भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो है होलिस्टिक होना चाहिए। सभी जो निकाय हैं उनको आपको साथ लेना होगा, और साथ लेने के साथ साथ उनको जानकारी में भी होना चाहिए कि भाई किसके जिम्मे क्या काम है, और उनकी सहमति होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि प्लान हम बना देते हैं कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा, ये एमसीडी करेगा, ये फला करेगा, ये अला करेगा, लेकिन हम ये नहीं चेक करते कि भाई उनके पास आर्थिक धनराशि है कि नहीं है, मैन पावर उतनी है कि नहीं है। अब इरिगेशन के पास मैन पावर और स्टाफ कितना है ये देखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब संपूर्णता में तय करेंगे तो आपको सभी निकायों को अगर जवाबदेह बनाना है तो सभी निकायों के जो प्रबंधन है, मैन पावर और आर्थिक प्रबंधन भी उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि वो उसको काम को जो है अप टू मार्क कर सके। पर्यावरण को लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े देश एक साथ बैठते हैं, माथापच्ची करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि भविष्य बहुत सुनहरा है नहीं पृथ्वी का। G20 के भी देशों में आपस में बैठक हुई, कोई नतीजा पर्यावरण को लेकर उस हिसाब का निकला नहीं। अदालतें हैं जो वो कहती रहती हैं कि जो टाउन प्लान्स हैं, जो कि किसी भी शहर के लिए जिन्हें बनाया जाता है, उन्हें एक बार फिर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं। क्या उसके हिसाब से टाउन प्लान्स को भी बदलने की आवश्यकता है? हर साल जैसे ही बारिश का मौसम आता है, भारत में कोई न कोई जगह इसी तरह की नजर आती है। 2005 में मुंबई का ये हाल था, 2015 में चेन्नई का, 2020 में हैदराबाद का, 2022 में बेंगलुरु का और 2023 में दिल्ली का। साल दर साल वही कहानी दोहराई जाती है। अरबों की संपत्ति का नुकसान होता है। क्या इसके लिए केवल बारिश जिम्मेदार है? क्या शहरों को बसाने से पहले जो प्लानिंग की जाती है उसने इन सारी चीजों का ध्यान रखा है? सड़कों पर पानी जमा न हो, पानी की वजह से सड़कें न धंसे, घरों में पानी न घुसने पाए, नालियां साफ सुथरी हों ताकि पानी बहकर निकले। लेकिन ये सब नहीं होता है। होता है तब जब बारिश हो जाती है, और तब महसूस किया जाता है कि उस कचरे को साफ करने की जरूरत है जो इन नालियों को ब्लॉक कर रहा है और जिसकी वजह से शहरों में पानी ही पानी भर गया। 2022-23 में शहरी विकास का बजट 76,431 करोड़ रुपए था।
2016 से 2023 तक फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 3,680 करोड़ का बजट आवंटित। फिर बाढ़ की सूरत में शहरों का बुरा हाल क्यों हो जाता है? देखिए, बाढ़ के लिहाज से टाउन प्लान कोई स्पेसिफिक तो है नहीं अब तक, क्योंकि क्या है कि अब तक ये होता था कि भाई मानसून के दौरान बारिश आती थी और उसी 1.5-2 महीने का जो टाइम पीरियड था उसी को लेकर प्रिकॉशन ले लेते थे कि भाई जो आसपास के एरिया के लोग हैं तट से थोड़ा पीछे चले जाए, हटा दिए जाए। लेकिन स्पेसिफिक बाढ़ की दृष्टि से तो कोई प्लान बनता नहीं है हिंदुस्तान में। होना तो चाहिए। और अब जो स्थिति हो गई है कि अब दिल्ली में या देश भर में भी साल में 10 महीने बारिश होने लगी है, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे बारिश के जो अभी तक क्या होता है कि हम जो है वो करते हैं कि पानी भर गया तो जल भराव की नीति बनाई हुई है यहाँ पर। लेकिन अब क्या है कि जल भराव पर्याप्त नहीं है, अब बाढ़ के लिए भी नीति बनानी पड़ेगी और खासकर एवोकेशन ऑफ वाटर कैसे हो, इसके लिए मास्टर प्लान में नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 50% से अधिक भारत की जलवायु संबंधी आपदाएं केवल बाढ़ के कारण हैं। 1990 से 2017 तक बाढ़ की वजह से 54.63 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2005 में मुंबई में बाढ़ आई, 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 2015 में तमिलनाडु में बाढ़ आई, 70,000 से 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में केरल में बाढ़ आई, 4.25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2020 में हैदराबाद में बाढ़ आई, 670 करोड़ का नुकसान हुआ। ये एक शहरी नदी का दुर्भाग्य है कि पुल से गुजरते हुए लोग शायद इस बात को भी नहीं सोच पाते हों कि ये एक नदी है या फिर कोई नाला जो शहर के सारे कचरे का बोझ लिए बहती जा रही है। दरअसल डूब क्षेत्र होता है किसी भी नदी का, यानी कि वो इलाका जहां तक उसका बहाव जा सकता है। लेकिन अगर आप निर्माण देखें तो कहां वो बहाव और कहां वो नदी। इंसान जब निर्माण करे तो प्रकृति के अनुरूप करे या फिर जो निर्माण करे उसके अनुसार प्रकृति को मोड़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उत्तर प्रदेश में यमुना और हिंडन को लेकर ये निर्णय लिया गया है कि जो नोएडा प्राधिकरण है, जो सिंचाई विभाग है और जिला प्रशासन है, वो सब इस बात को जांच रहे हैं कि डूब क्षेत्र में कहीं जमीन को बेचा तो नहीं गया है। शायद देर बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आवश्यकता है कदम उठाने की। जानकारों का कहना है कि शहरों के डूबने की बड़ी वजह उन नदियों के बहाव पर इंसानी अतिक्रमण है। देखिए, आप अगर बाढ़ के संदर्भ में कह रहे हैं तो टाउन प्लानिंग करते हुए कुछ चीजें ध्यान रखी भी जाती हैं और कुछ और भी रखनी चाहिए। जो रखी जाती है वो ये है कि रिवर बेड पे 200 से 300 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और अब देखने में यह है कि बेड तो छोड़िए, रिवर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो एक तो ये है कि रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि जो गाद है उसके तल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि गाद भरी हुई है। अब गाद को नियमित साफ करना होगा क्योंकि बरसात लगातार आती है, तो जो गाद है उसको नियमित सफाई करना जरूरी है ताकि जो उसकी जल की जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे। बाढ़ की समस्या दुनिया के कई देशों में, कुछ ने इससे निपटने के इंतजाम भी किए हैं। बैंकॉक की इस तस्वीर को देखिए। 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैली इस यूनिवर्सिटी की छत को एक फार्म में बदला गया है। छत पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं ताकि पानी को चैनलाइज कर सके। यूनिवर्सिटी के खाली मैदान को सेंट्रल पार्क की तरह डेवलप किया गया है। इस पार्क को खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि बाढ़ आने पर शहर का पानी बहकर यहाँ पर आ जाए और उस पानी को सोखा जा सके। इस पार्क में ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पानी सोखने के लिए बनाए गए हैं। बाढ़ से बचने के लिए कुछ खास इंतजाम किए जा सकते हैं। ऐसे इंतजाम कि बारिश का पानी शहर में न रुककर जंगलों की तरफ जाए। फुटपाथ पोरस हों ताकि पानी उनसे होता हुआ नीचे नालियों में जाए। नालियों की साफ सफाई का काम नियमित रूप से किया जाए। फ्लड प्लेन पर निर्माण न किया जाए। नदी के किनारों और डूब क्षेत्रों के बीच इतनी जगह हो कि नदी आसानी से बह पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया ने 10 लेन के हाईवे को इसीलिए नष्ट कर दिया था ताकि उसके नीचे बहने वाली नदी को जगह मिल सके। बाढ़ से बचने के लिए जमीन के नीचे पानी स्टोर करने के लिए बड़े टैंक भी बनाए जा सकते हैं। टोक्यो में विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर टैंक है। एक और तरीका है ग्रीन रूफ बनाए जाए, यानी छतों पर पेड़ उगाए जाए ताकि पानी छतों से होता हुआ स्टोरेज तक जाए। शहरों में जल भराव या जल जमाव न हो।
अगर आप देखें तो शहरों का जो निर्माण हुआ है उसमें अर्बन प्लानिंग, अर्बन आर्किटेक्चर को कंप्लीटली दरकिनार करके शहरों का निर्माण हुआ है। पानियों के रास्ते में, जैसे हम कहते हैं कि नदी और नाले जहां से बहते थे, उस रास्ते में हमने सड़कों का निर्माण किया है, हमने लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। तो मुख्य रूप से अगर हम नदी के स्वाभाविक प्रवाह को रोकेंगे तो जब ज्यादा प्रवाह होगा, जब हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा, तो बहुत ही एक सामान्य स्थिति है कि शहरों में पानी भरेगा और ये जो अवरोध हम पैदा कर रहे हैं अपने विकास की परिभाषा से, अपने विकास की दौर से, जिसके कारण जो है हर जगह हम देख रहे हैं कि पानी का जमाव हो रहा है। भारत को अगर भविष्य में बाढ़ बारिश से हो रही बर्बादी को रोकना है तो कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग करना होगा। तापमान की गणना की जो प्रक्रिया है वो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन आज का जो विज्ञान है वो ये संभव बनाता है कि लाखों साल पहले की परिस्थितियों का भी आकलन किया जा सके। और उसी के अनुसार ये जानकारी दी गई है कि जुलाई 2023 मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना इस समय का रहा है। और यही कारण रहा कि अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया, हर जगह मौसम कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। भारत में जो तापमान में बढ़ोतरी का असर है वो मूसलाधार मॉनसून के रूप में नजर आया है। क्लाइमेट चेंज के कारण इरेटिक वेदर पैटर्न जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके प्रिडिक्शंस बहुत जगहों से थे कि चाहे हीट वेव हो, चाहे एक्सट्रीम रेनफॉल हो, एक छोटे से समय में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जो है क्लाइमेट चेंज का पहला प्रिडिक्शन था और वही स्थिति है जो हमने देखा है। अभी भी पिछले महीने और पिछले कुछ हफ्तों में जो तेज बारिश जो हुई है, मुख्य रूप से हमने देखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोलाइडिंग विथ मॉनसून और उस कारण से तेज बारिश हुई और एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट बना, जिसके कारण नदियों में उफान बढ़ गया। पेरिस समझौते के अनुसार दुनिया के देशों को वैश्विक औसत तापमान इस शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने से हर हाल में रोकना है। लेकिन अगर इससे ऊपर 0.1 डिग्री तापमान भी बढ़ गया तो दुनिया भर में करीब 140 मिलियन लोग बेइंतहा गर्मी की चपेट में आ जाएंगे और भारत इसमें शामिल है। जुलाई में तापमान 0.2 डिग्री बढ़ा है, जो तबाही की भयानक तस्वीरें लेकर आया है। सोचिए, अगर वैश्विक तापमान 0.5 डिग्री बढ़ गया तो क्या हो सकता है। हीट वेव औसत से 3 गुना ज्यादा समय तक रहेगी। बारिश और तूफान 3 गुना ज्यादा विनाशकारी होगा। समुद्र का जल स्तर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और तटीय शहरों के डूबने का खतरा होगा। कोरल रीफ या समुद्री मूंगे खत्म होने की कगार पर होंगे। करीब 37% आबादी भीषण गर्मी की जद में होगी। पोलर बेयर, व्हेल, समुद्री पक्षी, सील के रहने की जगह खत्म हो चुकी होगी। करीब 411 मिलियन लोग सूखे के शिकार हो जाएंगे। 18% कीड़े, 16% पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। 32 से 80 मिलियन लोग बाढ़ का शिकार होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार 0.2 डिग्री जुलाई का तापमान बढ़ने से ला नीना और अल नीनो प्रभावित हो रहे हैं। अल नीनो के कारण तापमान गर्म होता है, ला नीना के कारण तापमान ठंडा होता है। एल नीनो पैसिफिक ओशन में बोलते हैं हम लोग। जब इक्वेटोरियल ईस्टर्न या सेंट्रल पैसिफिक में सी सरफेस टेम्परेचर स्वभाव से कम होता है, नॉर्मल से जब कम होता है, उसको जनरली हम लोग ला नीना बोलते हैं। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत सी 0.5 डिग्री जब बढ़ते हैं नॉर्मल से, उसको एल नीनो कहते हैं। और ये एल नीनो ऑलमोस्ट 1 साल से 2 साल तक उसका पीरियड, लाइफ पीरियड होता है और 1 से 7 साल में रिपीट हो सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अल नीनो का असर पूरी दुनिया में महसूस होगा। ये कई तरह के प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे दुनिया के कुछ जगहों में इसकी वजह से भारी बारिश होगी तो कुछ जगहों पर सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो अल नीनो की वजह से जो तापमान में वृद्धि होगी वो या तो भारी बारिश लाएगा या फिर बारिश में कमी, यानी मॉनसून तयशुदा पैटर्न फॉलो नहीं करेगा।
इस बार की मॉनसून में आसमान में बादलों का डेरा देखकर भी खासकर पहाड़ी इलाके के लोगों का कलेजा कांप उठता है, क्योंकि बादल बरसने की जगह बादल फटने लगे हैं। एक साथ इतनी भारी बारिश हो जाती है जितनी कई कई दिन में हुआ करती थी, और ये भी कारण है कि इस तरह की तबाही की तस्वीरें हमारे सामने अचानक इस पैमाने पर आने लगी। हिमाचल की ये तस्वीर आपको याद होगी। बादल फटने के बाद ऐसी तबाही आई कि व्यास नदी की सूरत बदल गई। रास्ते में जो मिला वो सब नदी में समाता चला गया। मंडी शहर की तस्वीर बदल गई। हाईवे का बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। नदी किनारे बड़े बड़े मकान कुछ ही मिनटों में ढेर हो गए। ये तबाही इसीलिए आई क्योंकि बादल फटने के बाद अचानक व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया और इतना बढ़ा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आइए हम आपको बादल फटने की घटना को आसान शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए पानी से भरा एक गुब्बारा हो और वो फूट जाए तो एक साथ एक जगह पर बहुत तेजी से पानी गिरेगा। ठीक वैसी ही स्थिति बादल फटने की घटना में देखने को मिलती है। जिस इलाके में बादल फटने की घटना होती है वहां बहुत ही कम समय में मूसलाधार से भी तेज बरसात होती है। बादलों का घनत्व बहुत अधिक होने से कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है। बादल फटने की घटना पहले पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैदानी इलाकों में भी बादल फटने की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूयॉर्क, इटली, जर्मनी की ये तस्वीर कहती है कि बादल फटने की घटना केवल पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से पेड़ों का काटा जाना, शहरीकरण का बढ़ना जिससे तापमान में इजाफा होता है, खेती के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ाना। सबके मन में यह सवाल उठता है कि बहुत देर हो चुकी है। शायद ये बात सही भी है, लेकिन हर छोटा कदम प्रकृति और पर्यावरण के हित में उठाया एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। जरूरत है एक शुरुआत करने की। कशिश श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।